अस्सलाम वालेकुम। हम दोबारा रिवीजन स्टार्ट की है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 10 है हमारे पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती हैं, एक कॉन्टीन्यूस होती है और एक डिस्क्रीट होती है। अब डिस्क्रीट में हमारे पास आपको पता है, जब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि उसमें किस तरह का रैंडम वेरिएबल होता है, उसमें आइसोलेटेड पॉइंट्स हो तो उसको हम कहते हैं, हमारे पास क्या है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और फिर उसकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ चेयर या फिर नंबर ऑफ रूम्स, तो ये हमारे पास क्या होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। अगर मैं कहती हूँ हाइट या वेट, तो ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। फिर उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस ही बनेगी। ठीक है, हमने जो है फर्स्ट ईयर में हमने देखी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी हमारी क्या थी, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सेकेंड ईयर में हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है वो हमारा होता ही कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से है। और आमतौर पे आपने देखा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं। नॉर्मल ये है नॉर्मल का मतलब आमतौर पे होता है सिमेट्रिक या बेल शेप, जो होता है उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है क्या। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनडाउटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर ऑल प्रोबेबिलिटी लॉज। ठीक है, ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, चाहे आप हाइपरजोमेट्रिक देख रहे हो, बाइनोमियल देख रहे हो, पाइथन देख रहे हो, अगर आपके पास एल लार्ज हो जाता है और कुछ कंडीशंस हैं उनको फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर आपकी वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी और एन के इंक्रीज करने से भी। एन के इंक्रीज करना बेसिकली हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम में ही देखते हैं ना कि जैसे जैसे एन इंक्रीज करता जाता है हर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। तो इसलिए ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। नंबर वन, द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल डज फ्रिक्वेंटली अकर इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सच एज हाइट। देखिए भी मैंने आपको बताया हाइट वेट जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स में नहीं होते बल्कि क्वांटिटीज डाटा में होते हैं, तो उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल यूज़ करते हैं। आईक्यू स्कोर, एरर ऑफ मेजरमेंट, इन सब जो ये रैंडम वेरिएबल है हमारे पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और इनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वांटिटीज डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। Second, it is a limiting form of many other probability laws and hence provide accurate approximation to them. अभी मैंने आपको बताया कि हमने जो है ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे बाइनोमियल, हाइपर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आप कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में भी कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल में। आमतौर पे जो है ये लिमिटिंग फॉर्म है अदर डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको इस तरह से यूज़ करते हैं हम। थर्ड में है इट इज़ आल्सो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वेल नोन सेंटर। अभी ये सेंटर लिमिट थ्योरम का तो मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे एन इंक्रीज करता है, ये हमने पढ़ भी लिया है, तो हमारी हर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। अब जो है इसका हमने जब पढ़ा था पहले, उसमें हम आप लोगों ने देखा था कि पीडीएफ भी होता है और उसका सीडीएफ भी होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास बेसिकली पीडीएफ है, और उसका जो हम कम्युलेटिव का मतलब है हम उसको कंबाइन कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब इसका पीडीएफ मैंने आपको कहा था आपने याद कर लेना है, ये है हमारे पास एफ, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम किया था तो आपको पता है इसकी जो पीडीएफ को यूज़ करते हैं एक्सरसाइज में, तो ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए और वाइवा के लिहाज से भी आपको ये याद होना चाहिए। 1/σ√2 पाई ई माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर, ये हमारा इसका पीडीएफ है। नेक्स्ट इसकी डेंसिटी जो है बेसिकली रेंज, ये भी मैंने आपको कहा था याद कर लेनी है, क्योंकि अक्सर ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं और एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि इसकी रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारे पास जो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी पॉइंट पे आ सकती है, अनलिमिटेड होता है ना बेसिकली, -0.55 मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। आप अगर फॉर एग्जांपल 10 है हमारे पास कोई पॉइंट, उसके आगे काफ़ी ज़्यादा ज़ीरो लगा के फिर कोई नंबर लिख लें 10.0005, कुछ भी लिख सकते हो, तो इसे ये अनलिमिटेड होता है ना बेसिकली, इसमें कुछ भी आ सकता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी रेंज होती है। और ये भी याद रखना आपने कि म्यू इज़ एनी रियल नंबर, म्यू जो है उसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, यानी कि म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। आप लोगों ने क्वेश्चन जब किए होंगे मीन, तो कभी आपने देखा होगा डाटा में नेगेटिव वैल्यूज है तो उसका मीन नेगेटिव आएगा, अगर डाटा की वैल्यूज पॉजिटिव है तो उनका मीन पॉजिटिव आएगा। तो मीन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये याद रखना सिग्मा मस्ट बी पॉजिटिव, सिग्मा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये बेसिकली जब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ये स्केयर्स के फॉर्म में होता है ना, किसी चीज़ का स्केयर लिया फिर उसको डिवाइड किया, तो स्केयर तो हमारा कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ना, तो इसलिए सिग्मा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिग्मा मस्ट बी पॉजिटिव।
और पाई की वैल्यू उन्होंने बता दिया, ई की वैल्यू बता दिया, आर कॉन्स्टेंट, एक्स आर द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल, एफ ऑफ एक्स इज द डेंसिटी फंक्शन एट ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू एक्स। अब नेक्स्ट इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भी याद रखना है इसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स हैं इसके। जो पैरामीटर वो होते हैं जो अननोन आपके इसमें होते हैं पीडीएफ में। अब यहाँ पे देखिए म्यू और सिग्मा दो ही वो वैल्यूज हैं। एक्स तो आपको डाटा में गिवन होता है, लेकिन म्यू और सिग्मा दो आपके यहाँ पैरामीटर्स हैं। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपने देखा था कि उनके उसके दो पैरामीटर होते थे, एन और पी। इस तरह से आपने हाइपरजोमेट्री के भी देखे थे, तीन पैरामीटर थे। तो ये इनके पैरामीटर्स अगर हमें पता हो तो हम डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। इस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय, अब आपको ये भी पता है कि इसको आप इस तरह से लिखते हैं, नॉर्मली म्यू सिग्मा स्केयर, और दस एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्केयर। और यहाँ पे आपको पता है हमेशा वेरियंस आता है, कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता। अभी आपको एमसीक्यूज में कभी आ सकता है कि वो आपको चार यानी कि फोर ऑप्शंस थे, म्यू और जो है ना यहाँ पे आपको सिग्मा दे दें। ठीक है, तो आपने और म्यू और सिग्मा स्केयर भी दे दें, तो आपने म्यू और सिग्मा वाले पे नहीं टिक करना, आपने म्यू और सिग्मा स्केयर वाले पे टिक करना है कि ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पहले म्यू आता है, बाद में सिग्मा स्केयर यानी कि वेरिएंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता। ठीक है, means that the random variable x is a normal distributed with mean its mu and variance sigma square। अब नेक्स्ट इसकी शेप क्या होती है। आमतौर पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से यही लेते हैं ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बेल शेप होगी, सिमेट्रिक होगी। तो ये वही चीज़ इसमें भी बताई है, शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल कर्व। ठीक है, ये नॉर्मल कर्व की डेफिनेशन भी आ जाती है आपको, एस कैन बी seen from the definition the probability density function for a normal random variable has a unimodal। अब यूनिमॉडल भी मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, जिसकी शेप में एक ही इस तरह से आ रहा हो कर्व। ये हमारे पास यूनिमॉडल है ना, अगर बाई मॉडल आ जाता तो फिर इसके इसमें इस तरह से शेप बननी थी। ठीक है, इसका मतलब है दो मॉडल है, दो मोड है सॉरी। यूनिमॉडल का मतलब क्या है कि इसका एक ही मोड है। मोड क्या होता है, हमारा पीक पॉइंट जो होता है, लार्ज जो फ्रीक्वेंसी को शो करता है वो हमारा मोड होता है ना। तो अगर ये वाला हमारे पास शेप होती तो इसमें दो मोड है, ये है बाई मॉडल, ये है हमारे पास यूनी मॉडल। उन्होंने कहा है कि ये यूनी मॉडल होती है, सिमेट्रिक है, देखें इसकी शेप, एंड बेल शेप। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है ना कि जो इसका राइट साइड पे है वही उसका लेफ्ट साइड पे एक दूसरे का ये मिरर होते हैं। अब बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन आप ये देखें, इसकी शेप बेल शेप बन रही है, इसलिए इसको बेल शेप भी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फिगर 10.2 शोज द ग्राफ्स ऑफ सम टिपिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा नेक्स्ट आपको उन्होंने बताया है कि आप म्यू और सिग्मा की वैल्यूज, ये तो आपके पास बेल शेप आ गया ना, यहाँ पे म्यू होता है इसका दरमियान में मिडल वैल्यू। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि म्यू या सिग्मा की वैल्यू चेंज करने से शेप में क्या इफेक्ट आता है। नंबर वन है हमारे पास कीपिंग म्यू कांस्टेंट, यानी कि म्यू की वैल्यू हम कांस्टेंट रखते हैं, एंड डिक्रीजिंग सिग्मा। अब म्यू यहाँ पे उन्होंने देखिए म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रख दी, उन्होंने कह दिया कि फॉर एग्जांपल म्यू की वैल्यू 10 है, चेंज नहीं हो रही, उन्होंने फिक्स कर दी है। डिक्रीजिंग सिग्मा वैल्यूज, जैसे जैसे आप सिग्मा की वैल्यूज देखें ये वैल्यू सिग्मा की डिक्रीज हो रही है। पहले 1.64 था, फिर 1.16 हुआ, फिर 0.75 हुआ, 0.71 हुआ सॉरी। अब जैसे जैसे देखिए सिग्मा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ये देखें इसकी शेप जो है चेंज होती जा रही है। पहले वो तकरीबन सिमेट्रिक थी, फिर वो उसमें पीक आई, फिर यहाँ पे ये मोर पीक आ गया। ठीक है, ये बेसिकली कर्टोसिस को चेंज कर रहा है हमारा जो सिग्मा है ना, यहाँ पे कर्टोसिस हमारा क्या बताता है कि हमें मेसोकर्टिक है, लेप्टोकर्टिक है या प्लेटोकर्टिक है, ये हमें बताता है शेप के बारे में कि उसकी फ्लैटनेस कैसी है। अब जो सिग्मा है causes the density function to become a more sharply peaked, thus giving higher probabilities of x being close to mu। अब ये जो है इसकी देखिए प्रोबेबिलिटीज क्लोज हो गई हैं, ये जैसे जैसे ये वैल्यूज पीक होती जा रही है तो सारी वैल्यूज आपस में क्लोज होती जा रही है। अब इसमें देखें वैल्यूज का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दूर दूर थी वैल्यूज, लेकिन ये पीक होने की वजह से वैल्यूज क्लोज होती जा रही है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट है कीपिंग म्यू कांस्टेंट। दोबारा वो कह रहे हैं अगर म्यू को कांस्टेंट रखते हैं आप, इंक्रीजिंग सिग्मा वैल्यूज, तो जैसे जैसे देखिए आप सिग्मा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, 0.71 था, 1.16 हो गया, 1.64 हो गया, सिग्मा कॉजेज डेंसिटी फंक्शन टू फ्लैटन, तो हमारा जो है ये कर्व फ्लैट होता जा रहा है, प्लस गिविंग लोअर प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स बीइंग क्लोज टू म्यू। अब म्यू के क्लोज होता जा रहा है। ठीक है, अगर ये याद रखना है आपने, जैसे जैसे
हमारे सिग्मा की वैल्यू से ना आपकी जो इस पे शेप पे अफेक्ट होता है, ये याद रखना आपने एमसीक्यूज में अगर आता है तो। नेक्स्ट क्या याद रखना है आपने कि म्यू को कांस्टेंट रखते हैं, सिग्मा की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो जो है मोड पीक्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आप सिग्मा की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये मोड पीक्ड हो रहा है, अगर आप सिग्मा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये मोड फ्लैटन हो रहा है, मोड फ्लैट हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इफ सिग्मा हेल्ड कांस्टेंट। अगर अब हम सिग्मा को कांस्टेंट रख लेते हैं, पहले हमने म्यू को कांस्टेंट रखा था, अब हम सिग्मा को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो फिर क्या है, एंड म्यू वेरिएट, और म्यू की वैल्यूज को हम चेंज कर रहे हैं, 5 था, 6 था, 7 था। अब वो कह रहे हैं शेप पे कोई, शेप रिमेन सेम, यानी कि शेप पे कोई फर्क नहीं आ रहा। देखिए आप जो है फिगर में शेप सेम ही है, लेकिन उसका सेंटर मूव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है म्यू क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ लोकेशन। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, म्यू हमारा आता है मेजर ऑफ सेंटर लोकेशन में। ठीक है, या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी भी कहते हैं उसको। अब इसकी वजह से हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ इसका जो है लोकेशन चेंज हो रही है, कि यहाँ पे इसका मिड आ गया, यहाँ पे इसका मिड आ गया, यहाँ पे इसका मिड आ गया म्यू के कोरस्पॉन्डिंग। तो बेसिकली इसकी वजह से हमारी जो है वो सेंटर चेंज हो रहा है, अदरवाइज इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आ रहा। जो होता है हमारा मेजर ऑफ ये जो वेरिएशन सिग्मा के चेंज होने से हमारे इसमें जो है ग्राफ में या जो भी वैल्यूज में या पीक हो रही हैं या फ्लैट हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज। अब जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो आपको प्रॉपर्टीज मुश्किल लगी थी, लेकिन अब तो रिवीजन में तो आपको ये बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास, नंबर 1 कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। पाइथन, वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वो पाइथन या फिर बायनोमियल या हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट चेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज हमने अभी स्टार्टिंग में देख ली थी कि क्या होती है इसकी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि मतलब आप समझे कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में कह देते हैं कि -5 से लेकर इसकी रेंज है +5 तक। ठीक है, इसमें इसके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अब आपको ये भी मैंने बताया था कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, यानी किसी चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी करते हैं हम, और यहाँ पे पीडीएफ अपना लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आती है। ठीक है, एरिया, ये सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है, द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। हमेशा जब आप फुल रेंज पे अपने पीडीएफ को जो है इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास 1 आती है। अगर आपको क्वेश्चन में देखें -5 से +5 दिया है, तो आप -5 से +5 के जो है रेंज में इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आपको पीडीएफ गिवन है, और उसका आंसर आप देखेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अब ये आपका उन्होंने एरिया बताया ना, इसके नीचे जो है हमारा एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व हमेशा 1 होता है, चाहे इसकी रेंज कुछ भी हो। अब -5 से 5 थी हमें क्वेश्चन में गिवन फॉर एग्जांपल, तो उसका आंसर भी 1 आएगा। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में गिवन होती है रेंज -50 से लेकर 100 तक, तो उसके दरमियान भी जो है उसका आप होल जो है इस पे इंटरवल पे अपना पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर भी 1 आएगा। ठीक है, और डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट के केस में हम समीशन करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो उसमें हम ऐड कर रहे होते थे अपनी वैल्यूज़ को, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें टेबल्स की फॉर्म में प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी। फॉर एग्जांपल 0 के सामने ये इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 के सामने ये प्रोबेबिलिटी, 2 के सामने ये प्रोबेबिलिटीज़, इसमें एक टेबल बना होता था। और हम जो है जो फॉर एग्जांपल अगर हमें कह देते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है आपने लेस देन इक्वल टू 3 करनी है कैलकुलेट, तो इसका मतलब था हम जो है 0 वाले के सामने, 1 वाले के सामने 2 3 इन तीनों को ऐड कर देते थे, और हम कह देते थे ये हमारा आंसर है। ठीक है, उसमें हम ऐड करते थे, इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे। डिस्क्रीट के केस में आपको डाटा जो है वैल्यूज टेबल की फॉर्म में गिवन हो सकती हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूस के केस में आपको कभी भी डाटा गिवन टेबल की फॉर्म में नहीं होगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट हमारे पास, मोड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट। अब मोड तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा मैक्सिमम, ये फिगर में देखें,
हमारा मिडल है, हाईएस्ट पॉइंट, यही हमारा मोड होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी मैक्सिमम पीक होती है उसको हम मोड कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है मोड, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज यूनिमोडल सिंगल पीक, इट्स मोड इज म्यू, इसका मोड है म्यू, क्योंकि इसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना है मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल टू म्यू, और फिर इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी इसके म्यू पे ही अचीव होता है, एक्स इक्वल टू म्यू, या फिर इसको मोड कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो था डेंसिटी फंक्शन 1/2 पाई e-1/2 x - म्यू/सिग्मा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने जो है x की जगह पे म्यू की वैल्यू रख दी, ठीक है। अगर आपका x म्यू के इक्वल हो जाए, यानी कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो है x जो है मैक्सिमम ऑर्डिनेट हो जाए, तो आप देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा x था हमने उसकी जगह पे म्यू रख दिया, तो ये इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, म्यू माइनस म्यू ये ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरी इसकी वजह से ज़ीरो हो जाएगी, e की पावर ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो ये आंसर हमारा ये जस्ट रह गया, सिंप्लीफाई होने के बाद हमने यहाँ पे x इक्वल टू म्यू पुट कर दिया था, ठीक है। तो आपने याद रखें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या है, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट ये है 1/σ√2 पाई। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें मीन मीडियन मोड हमारे पास म्यू के इक्वल होते हैं, याद रखना ये कोइंसाइड करते हैं मीन मीडियन मोड। अब इसके बाद है लोअर क्वार्टाइल, हम जिसको Q1 भी कहते हैं, अपर क्वार्टाइल जिसको हम Q3 भी कहते हैं, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन। अब वो कह रहे हैं कि जो इसके मीन से है Q1 और Q3 इक्वल डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल देखिए वो कह रहे हैं कि आपका जो है Q3 माइनस म्यू आपके पास इक्वल है म्यू माइनस Q1। अब ये इस वजह से है कि देखिए आपका मीन मीडियन मोड इक्वल है, इट्स मीन आपका जो म्यू है वो Q2 भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू को Q2 रख दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे भी म्यू को Q2 रख दिया, तो इसकी जगह पे ये देखें Q2 का आपका एरिया कितना होता है, 50% होता है, और Q1 का 25%, Q3 का 75%। अब 75 में से अगर 50 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 आता है, इसी तरह से 50 में से माइनस करते हैं 25, तो ये भी हम आपके पास 25 आता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड दोनों के जो एरिया इक्वल आते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको अब देखेंगे क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको Q1 गिवन है, आपको Q2 गिवन है, तो आपको कह देंगे Q3 फाइंड करें, तो आपने ये इसको यूज़ करके कर सकते हैं, और वैसे एमसीक्यूज के लिहाज से भी आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑल ओड ऑर्डर मूवमेंट्स आर जीरो, जो भी आपकी जो है ओड ऑर्डर मूवमेंट सारी हमारी क्या होती हैं, जीरो होती है। प्रॉपर्टी है हमारे पास स्पेशल एरियाज अंडर द नॉर्मल कर्व, no matter what values of mu and sigma are, the areas under the normal curve remain the fixed proportion with the specified value of sigma on either side of the mu। अब वो देखेंगे उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी शेप ऐसी होती है ना नॉर्मल कर्व की, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट तो बन नहीं रही है, लेकिन इसके दरमियान में आपको पता है आपका म्यू होता है, ठीक है, और ये ये सॉरी ये प्लस इन्फिनिटी का एरिया है, और ये आपका माइनस इन्फिनिटी का एरिया है। अब वो कहते हैं कि आपका म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा की वैल्यू ये होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा है म्यू माइनस सिग्मा का एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, म्यू प्लस सिग्मा का एरिया। अब ये लिखा तो सही जा नहीं रहा, लेकिन आप इसको खुद समझ लीजिएगा। अब ये इसके दरमियान में देखिए ये जो एरिया आ रहा है हमारा, ये क्या है 68.27%, ठीक है। म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा तक का जो एरिया है वो क्या है आपके पास 68.27%। सिमिलरली अगर वो कहते हैं आपने करना है म्यू, अच्छा म्यू -2 सिग्मा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू -2 सिग्मा वाला एरिया, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू प्लस। अब ये आगे पीछे होगी लाइन, ये तो मैं वैसे आपको बता दूँ कि म्यू +2 सिग्मा अगर फॉर एग्जाम्पल ये है, तो इसके दरमियान में जो एरिया आ रहा है वो आपका आ जाएगा 95.45%। अब ये आपका जो एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो इसका जो है एरिया म्यू +-2 सिग्मा का एरिया 95.45% है।
सिमिलरली थर्ड वाला एरिया मैक्सिमम जो है म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के लिए एरिया आपका 99.73%, इसके अंडर इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी सिक्स प्रॉपर्टी है मीडियन क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन एंड द लोअर अपर क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर। अब ये देखें, याद रखना आपका जो मीन है और मीडियन आपस में इक्वल है। Q2 का x 0.5 का मतलब है आपका यहाँ पे Q2 है, मीन और मीडियन आपस में इक्वल है। सेकंड उन्होंने क्या कहा है कि आपका Q1, आप इसको x 0.25 से कंफ्यूज ना हो, ये आपका बेसिकली Q1 है। Q1 आपका किसके इक्वल है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। ठीक है, ये याद रखना है, ये माइनस के साथ है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा Q1 जो है आपका, और Q3 यही वैल्यू लेकिन प्लस के साथ आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंस याद रखना है, Q2 के आपका मीन के इक्वल है और Q1 म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। इसको 2/3 भी कहते हैं। ठीक है, 2/3 सिग्मा, और इसको म्यू प्लस 2/3 सिग्मा भी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, एक्सरसाइज में आपको म्यू की वैल्यू गिवन होगी, सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी, तो वो आपको कहेंगे कि आप Q1 और Q3 फाइंड करें। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि म्यू और सिग्मा गिवन है तो हम कैसे फाइंड कर लेंगे। ये इस फार्मूला के थ्रू आप Q1 और Q3 फाइंड कर सकते हैं। या आपको कहते हैं कि अगर आपको म्यू सिग्मा गिवन है, आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालें, तो फिर आपने पहले ये जो है Q1 फाइंड करना है, फिर आपने Q2 फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, या इसको इन शॉर्ट 2/3 सिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन हो और वो कह दें कि आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2/3 सिग्मा करके आपने फाइंड कर लेना है। सिमिलरली आपको Q1 और Q3 की वैल्यू हो सकता है गिवन हो, Q1 की और Q3 की गिवन हो, और आपको वो कहें कि म्यू फाइंड करें या सिग्मा फाइंड करें, तो ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा का क्या फार्मूला होगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 1.349। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन क्या होता है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वेरियंस, अब वेरियंस आपको पता है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट ले लें वो सिग्मा के इक्वल होता है, और मीन डेविएशन किस चीज़ के इक्वल है, 4/5 सिग्मा। यानी कि 4/5 आपने एक जो है क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है सिग्मा के साथ, तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगा। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको जो है एमसीक्यूज में पूछने में डिफरेंट ऑप्शन देके 2/3, जैसे कि आप इससे कंफ्यूज ना हो ना, देखें आपको कह सकते हैं 2/3 सिग्मा, 1/3 सिग्मा, या फिर आपको कहते हैं 4/5 सिग्मा या 3/5 सिग्मा, तो आपने इस ऑप्शन पे करना है ठीक 4/5 सिग्मा। मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा और क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 सिग्मा। नेक्स्ट है मूवमेंट्स एंड मूवमेंट रेशो क्या होता है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट 4 मूवमेंट्स जो हैं आपकी और उसके मूवमेंट रेशो बता दिए हैं। अब ये मूवमेंट्स निकालना बेसिकली हमने सीखा भी था जब हम फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ भी उन्होंने बता दिया कि ओवर ऑर्डर मूवमेंट्स तो आपकी पहले ही 0 है, तो यानी कि म्यू1 म्यू3 तो 0 हो गया। नेक्स्ट आपका म्यू2 है, उन्होंने बता दिया वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी देखा था कि वेरियस इक्वल होती है म्यू2। और जो हमारी फोर्थ मूवमेंट होती है वो हमारे पास 3 सिग्मा 4 के इक्वल होती है। ठीक है, 3 सिग्मा 4 के इक्वल हो गई वो। अब ये हमारे पास चारों आ गई मूवमेंट्स। अब आपको यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू गिवन हो तो वो कह सकते हैं म्यू4 फाइंड करें। ठीक है, तो आपने कर लेना, आपने क्वेश्चन किए भी होंगे जब आपको वो सिग्मा की कोई वैल्यू दे दी या सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दे दी और कहते थे फोर्थ मूवमेंट करें, तो आपने 3 सिग्मा 4 करना है। अच्छा, बीटा वन क्या है आपके पास, बीटा वन आपको बताता है स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस क्या होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है और या फिर सिमेट्रिक है, और इसकी वैल्यू हम 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, μ3 और μ2 ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। हमने μ3 की जो वैल्यू थी वो 0 पुट कर दी और μ2 की जो वैल्यू थी वो पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ गया, इट्स मीन इट इज़ अ सिमेट्रिक। नेक्स्ट इसके बाद बीटा टू हमें बताता है कर्टोसिस। अब कर्टोसिस में क्या होता है, ये लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक या फिर प्लेटोकर्टिक। मेसोकर्टिक जो हमारा होता है वो बेसिकली सिमेट्रिक होता है, इसको हम 3 से कंपेयर करते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें देखी हुई हैं। अब इसका फार्मूला होता है μ4 डिवाइडेड बाई μ2 अब ये देखें, इसका जो है आंसर 3 आता है, इसको जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये भी हमें सिमेट्रिक को शो करता है या मेसोकर्टिक को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 9। अब ये आपको देखें ऐसे भी आ सकता है कि आपको कह दे क्वेश्चन में 6 प्रॉपर्टीज लिखें या 5 प्रॉपर्टीज लिखें, तो आपको ये सारी नहीं तो एटलीस्ट 5 या 6 याद कर लेनी चाहिए, और बाकी फार्मूलाज भी आपको पता है कि ये यूज़ होते ही हैं।
Points of inflection. The points of inflection of a normal probability density function are equidistant from mean mu. They are at x equal to mu minus sigma and x equal to mu plus sigma. The normal probability distribution is a bell shaped distribution. ठीक है, ये इससे इसका इक्वल डिस्टेंस होता है और ये बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन. Asymptotic curve क्या होता है? The normal curve is asymptotic curve to the x-axis that it has x grows if without bound the curve gets closer and closer to the x-axis but always stay above. अब वो कह रहे हैं कि आपका जो नॉर्मल कर्व है वो जैसे जैसे एक्स बढ़ता है तो वो जाता है एक्सेस के क्लोज हो जाता है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे होता जाता है, लेकिन वो टच नहीं करता है उसको, एक्सेस को, इससे अबव ही रहता है. द कर्व हैज अ सिंगल पीक एंड मिडल टेपर्स ग्रेजुअली बोथ एट साइड्स. अच्छा, इसके बाद है रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी. क्या है हमारे पास? इफ x1 x2 आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस. अगर आपके पास दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, इसका म्यू सिग्मा स्क्वायर ये है, इसका म्यू सिग्मा स्क्वायर ये है. तो इसके बाद वो कहते हैं कि आपका जो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐड करते हैं, ठीक है, x1 और x2 वेरिएबल्स को हम ऐड करते हैं, तो इन दोनों के मीन और सिग्मा स्क्वायर भी क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं. ये देखिए, x1 प्लस x2 को हम ऐड कर लिया तो इन दोनों की कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन mu1 प्लस mu2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर होगी. नेक्स्ट नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? चलें, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, उसके बाद बाकी जो है हम कल कर लेंगे, या ऐसे करते हैं यहाँ तक कर लेते हैं, इस पेज की जो है बेसिक चीज़ें देख लें. नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है हमारे पास? मैंने ये भी बताया कि आपको कम्युलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को कंबाइन कर लेना, जमा कर लेना. द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ नॉर्मल वेरिएबल एक्सिस, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, और इसको हम फर्दर इंटीग्रेशन के फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ यू डी यू, और यहाँ पे इसका हम PDF पुट कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये आता है. अब ये जो बेसिकली इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं क्लोज फॉर्म में, कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं हमारे पास आ सकती, हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके ये इसको इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ ली होगी, अब तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है इतनी इजीली, तो इसको हम डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करके ही इंटीग्रेट करते हैं. अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि आपने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है 2 का, तो इसको आप कह देंगे एफ ऑफ 2 फाइंड करना है आपने, तो इसको फर्दर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, और इसका मतलब है कि आपने प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी है. ये अगर आपका होता डिस्क्रीट के केस में तो आपने प्रोबेबिलिटीज ऐड करनी होती 0 की, 1 की और 2 की, अगर ये आपके पास डिस्क्रीट होता तो. लेकिन ये आपके पास कॉन्टिन्यूस है तो आपने इसको क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा. इसका मतलब है लेस देन का मतलब ये आपका मैक्सिमम पॉइंट 2 हो गया, मिनिमम जो भी था माइनस इन्फिनिटी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स रख लेंगे, dx करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, सिमिलरली कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि आपने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है 0.3 पे या आपको 5 पे, किसी भी पॉइंट पे कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इंटीग्रेट करना है उसको इस तरह से, और होल PDF पे, और उसके बाद सॉरी होल PDF पे नहीं, ये जहाँ तक ये मैक्सिमम पॉइंट जा रहा है यहाँ तक, मिनिमम रेंज का पॉइंट लेकर मैक्सिमम जो आपको वैल्यू गिवन होगी उस तक जाकर आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है PDF की. नेक्स्ट स्टैंडर्ड ओवर इंशाल्लाह हम कल करेंगे, आज इतना ही काफ़ी है.